नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। हर रोज की तरह आज भी हम आपके सामने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर रखने जा रहे हैं। इस तस्वीर में किस पार्टी से किस उम्मीदवार को टिकट मिल रहा है ये बता रहे हैं। हमने सबसे पहले आपके सामने बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची रखी और जब बीजेपी ने वो सूची जारी की तो 100% सच साबित हुई। हमने फिर आपके सामने एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों की सूची रखी और जब भी ये सूची जारी होगी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो आप पाएंगे 100% सच। और आज हम आपके सामने कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की एक सूची रखने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कल केंद्रीय चुनाव समिति की लंबी बैठक हुई थी और उसमें कुछ नामों पर मोहर लगी है और वो नाम हम आपके सामने एक एक करके यहाँ स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे। तो कांग्रेस में किस व्यक्ति को किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिल रहा है उसकी सूची एनडीटीवी के पास है। सबसे बड़ा नाम नाना पटोले। नाना पटोले जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बीजेपी से सांसद रह चुके हैं 2014 में। 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में चले गए, विधायक बने और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2018 में कांग्रेस छोड़ने वाले नाना पटोले साकोली सीट से इनकी उम्मीदवारी पर पार्टी मोहर लगा चुकी है। यहां से इनको टिकट दिया जा रहा है। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस इस मुहिम में जुटी हुई है कि किसी तरह से अगर उद्धव ठाकरे मान जाएं तो नाना पटोले को मुख्यमंत्री का चेहरा भी महाराष्ट्र में घोषित कर दिया जाए अघाड़ी की तरफ से। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगला नाम है, ये भी बड़ा नाम है महाराष्ट्र का और ये नाम है वो जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। कराड़ सीट से पृथ्वीराज चौहान, इनको टिकट देने जा रही है पार्टी। 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और देखिए बीआईटीएस पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वापस आए देश में और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। कराड़ सीट से पृथ्वीराज चौहान का टिकट पक्का है। अब अगली बारी है एक और बड़े चेहरे की, एक और बड़े नाम की, और वो नाम अब आपके सामने स्क्रीन पर हम अब रखने जा रहे हैं। और देखिए वो नाम आपके सामने आएगा बाला साहब थोराट का। बाला साहब थोराट बीजेपी के, बाला साहेब थोराट, माफ कीजिएगा, विजय थोराट जो कि कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। संगमनेर सीट से इनको टिकट देने जा रही है पार्टी। विजय भाऊ साहेब थोराट संगमनेर सीट से 1985 में सहकारिता आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही। सहकारिता आंदोलन से इनका कद बढ़ना शुरू हुआ और सहकारिता के बड़े चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। कई शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक भी हैं विजय थोराट और इनका टिकट संगमनेर से कांग्रेस ने पक्का कर दिया है। इस पर मोहर एनडीटीवी लगा रहा है। सूची जब जारी होगी तब आपके सामने ये नाम 100% सच साबित होगा। अब एनडीटीवी पर अगला नाम, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव लिस्ट है कांग्रेस के उन तमाम उम्मीदवारों की जिनको पार्टी टिकट देने जा रही है। अमित देशमुख लातूर सीट से इनको टिकट देने जा रही है पार्टी। राज्य के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पहले से विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं अमित देशमुख और इनको पार्टी ने लातूर सीट से टिकट देना पक्का कर लिया है। 2002 से 2008 तक युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवक कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अमित देशमुख को लातूर सीट से पार्टी ने टिकट देना तय कर दिया है। अगला नाम है यशोमती ठाकुर और यशोमती ठाकुर की सीट कौन सी है वो आपके सामने है। यशोमती ठाकुर को तिवसा सीट से कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का फैसला कर लिया है। राज्य की पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा महिला चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है कांग्रेस में। 2009, 2014, 2019 में तिवसा सीट से विधायक रह चुकी हैं। तो देखिए 3 बार की विधायक हैं और पार्टी इन पर चौथी बार भी भरोसा 2024 के चुनाव में जताने जा रही है और तिवसा सीट से इनका टिकट पक्का हो चुका है। अगली सीट की बारी, अगली सीट और अगले उम्मीदवार की बारी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए पलुस सीट से विश्वजीत कदम, पलुस सीट से मौजूदा विधायक हैं। एक बार फिर से पलुस सीट से कांग्रेस पार्टी विश्वजीत कदम को टिकट देने जा रही है। पूर्व कांग्रेस नेता पतंगराव कदम के बड़े बेटे हैं पतंगराव कदम, महाराष्ट्र का जाना माना चेहरा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं विश्वजीत कदम और पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए इनको पलुस सीट से टिकट देना
तय कर लिया है। कल जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें इस नाम पर मोहर लग चुकी है। अब अगले नाम की बारी, अगला उम्मीदवार कौन है और विधानसभा सीट कौन है, स्क्रीन पर है आपके सामने। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव लिस्ट है। धुले ग्रामीण से कुणाल पाटिल का टिकट पक्का हो चुका है। धुले ग्रामीण से लगातार दो बार जीत चुके हैं, तीसरी बार पार्टी इनको टिकट देने जा रही है। कुणाल पाटिल धुले ग्रामीण से इनको टिकट देने जा रही है। पूर्व मंत्री रोहित दास पाटिल के बेटे हैं। पार्टी के युवा चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। पार्टी ने इनका टिकट धुले ग्रामीण से पक्का कर दिया है। कई शैक्षणिक संस्था शिवाजी विद्या प्रसारक के अध्यक्ष भी हैं। और अगला नाम है आपकी स्क्रीन पर विकास साठे का। विकास साठे किस सीट से देखिए विकास ठाकरे को टिकट देने जा रही है पार्टी। नागपुर पश्चिम से। नागपुर पश्चिम, नागपुर वो जगह जो नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र भी है, विदर्भ वो इलाका जो आरएसएस का राष्ट्रीय केंद्र भी है नागपुर, उसी नागपुर के नागपुर पश्चिम से इन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। नितिन गडकरी से 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास ठाकरे हारे थे। अब पार्टी ने इनको विधानसभा चुनाव में टिकट देना तय कर लिया है। तो ये देखिए 2024 में नागपुर पश्चिम से विकास ठाकरे को पार्टी टिकट देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। बात लातूर ग्रामीण की। धीरज विलासराव देशमुख लातूर ग्रामीण से मौजूदा सांसद हैं। पार्टी इन्हें लातूर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। विलासराव देशमुख के बेटे हैं और पार्टी ने इनको अब विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। खेती और व्यापार इनका पेशा है और वहीं से सहकारिता आंदोलन के जरिए ये अपनी राजनीति करते हुए अब धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से पार्टी इनको टिकट देने जा रही है। तो ये एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में जो हमने आपके सामने रखा। अब बात कर लेते हैं भोर सीट की। संग्राम थोपटे को यहाँ से पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है। 6 बार भोर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। अब 7वीं बार पार्टी इन्हें यहाँ से टिकट देने जा रही है। पूर्व मंत्री अनंतराव थोपटे के बेटे हैं संग्राम थोपटे। भोर सीट से इनका टिकट पक्का है। 2017 में बजट सत्र को बाधित करने के लिए सदन से निलंबित भी किया गया था। पार्टी का एग्रेसिव चेहरा भी है कांग्रेस पार्टी ने इन पर इस बार 2024 में फिर से भरोसा जताया है। अब अगला नाम आपके सामने रख देते हैं कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के नाम जो अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन एनडीटीवी के पास पूरी जानकारी है कि टिकट पक्का हो चुका है। पाथरी सीट से सुरेश वरपुड़कर इनका टिकट पक्का हो चुका है। 5 बार के विधायक हैं। 6वीं बार कांग्रेस पार्टी इन पर भरोसा जताने जा रही है। राज्य सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब पार्टी ने इनको पाथरी सीट से सुरेश वरपुड़कर को टिकट देने का फैसला किया है। परभणी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर इनकी पहचान है। पार्टी यानी कि कांग्रेस ने पाथरी सीट से सुरेश वरपुड़कर का टिकट पक्का कर दिया है। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगला नाम कौन सा? एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव लिस्ट में अगला नाम है मलाड पश्चिम से विधायक असलम अली शेख का। मलाड पश्चिम से मौजूदा विधायक हैं। 2019 में इन्होंने जीत दर्ज की थी। अब 2024 में कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। 2009 और 2014 में इसी सीट से जीत चुके हैं। 3 बार के विधायक हैं। 4थी बार पार्टी ने इनको मौका दिया है भाग्य आजमाने का और मलाड पश्चिम से असलम अली शेख का टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने पक्का कर दिया है। जब सूची आएगी तो आप नाम मिला लीजिएगा। मलाड पश्चिम से असलम शेख का नाम आपको कांग्रेस की सूची में मिलेगा। अगले नाम की बात कर लेते हैं। अगला नाम एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव सूची में देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की थी उसमें ये नाम पर मोहर लगी है। चांदीवली से मोहम्मद नसीम खान का टिकट पक्का हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और इन पर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम गृह राज्य मंत्री के तौर पर इनकी पहचान है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान का टिकट चांदीवली सीट से पक्का हो चुका है। 2017 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं चांदीवली सीट के बाद। और देखिए अगली सीट को बताने से पहले हम अपने सहयोगी रामराज शिंदे के पास चलते हैं। राम शिंदे ने जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से भेजी है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी कांग्रेस की उसमें राम वहां मौके पर मौजूद थे। देर रात तक उन्होंने मौके पर रहकर ये जानकारी निकाली है। राम, आपने जो जानकारी दी है वो 100% सच होने जा रही है, इसका पूरा भरोसा है और जो एनडीटीवी जानकारी देता है उस पर दर्शक भी आंख मूंद के भरोसा करते हैं। मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की तरफ से
इन नामों की घोषणा आज या कल में हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सच तो यह है कि अभी भी कुछ वक्त कुछ देर लग सकता है, क्योंकि जो अनबन चल रही है उद्धव ठाकरे के साथ वो कहीं सुलझा ले, इसके ऊपर पहले काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और एक दो दिन में फिर ये ऐलान हो सकता है इन लिस्ट का, ये जो हमने जो लिस्ट दी है उसका, और इसमें से नाम विकास जी, ज़्यादातर ये जो नाम है वो रिपीट है, क्योंकि पिछली बार 2 बार 3 बार के टर्म के हैं, 4 बार के टर्म के ये सब नेता है, ये सब एमएलए है। ये कांग्रेस ने फिर रिपीट इनको पहली लिस्ट में ये टिकट क्यों दिया है? क्योंकि इन सभी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हैं, शुगर फैक्ट्रीज़ है, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी संस्थाएं हैं, किसी की बैंक है। तो एक संस्था को मिलकर 10 से 15,000 लोग एक एक संस्था में काम करते हैं, एक एक इंस्टीट्यूट काम करते हैं। इसलिए उनका अपने क्षेत्रों में अच्छा दबदबा है, वो वहाँ के बाहुबली है। और इसी के लिए कांग्रेस को अभी कोई बगावत नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे किसी को टिकट दे दिया तो ये सब बागी बन जाएंगे, और कांग्रेस को लोकसभा के बाद कहीं आशा का किरण है, महाराष्ट्र में विधानसभा में लौट सकती है। तो कोई बागी ना बने, इसलिए सभी कद्दावर नेता को अब टिकट दिया जा रहा है। जो 15 हमने नाम बताए हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट है, वो अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी अपनी ताकत रखते हैं, और इनका नाम जो है, जो अगली आने वाली सूची है उसमें दिखाई देगा। ठीक है राम, हम आपके पास आएंगे अगली सूची आने से पहले। राम, एक और बार आपके सामने उन एक्सक्लूसिव जानकारी को, नामों को ज़रूर रखेंगे जो कांग्रेस की आधिकारिक सूची आने से पहले एनडीटीवी के पास होगी। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देश की बात में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यों की जंग में हम आपके सामने एक एक करके महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की सूची आने से पहले रख रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एनडीटीवी के पास है। अभी हमने 15 नाम दिखाए आपको, अब हम आपके सामने जो नाम रखने जा रहे हैं वो आपको चौंकाएंगे ज़रूर, लेकिन ये जानकारी आपके लिए दिलचस्प है, क्योंकि आप भी अपनी सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और ये नाम है स्क्रीन पर आपके, दिलीप मोहिते, खेड आलंदी विधानसभा सीट से, खेड आलंदी विधानसभा सीट से दिलीप मोहिते का नाम फाइनल हो चुका है। पुणे के खेड आलंदी से विधायक भी हैं फिलहाल। 2019 में विधानसभा चुनाव जीते थे और 2024 में पार्टी इन पर भरोसा जता रही है। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, लेकिन पार्टी के कद्दावर और जमीनी नेताओं में इनकी गिनती होती है। दिलीप मोहिते का टिकट खेड आलंदी विधानसभा सीट से नाम तय है। इनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और इसी वजह से इनकी छवि को लेकर विवाद भी होता रहा है, लेकिन जमीनी पकड़ मजबूत होने की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे। इस बार फिर से इनको एनसीपी ने अपनी सूची में जगह दी है, और जब ये सूची आएगी तो आप पाएंगे कि ये नाम पर मुहर लग चुकी है। अगला नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगला नाम है, देखिए, दत्तात्रेय विठोबा भरणे। ये नाम इंदापुर विधानसभा सीट से, इंदापुर के मौजूदा विधायक हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव जीते थे। 2024 में पार्टी फिर से इन पर भरोसा जता रही है। लगातार 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार इंदापुर से इनको उम्मीदवार एनसीपी बनाने जा रही है। एनसीपी की लिस्ट में इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। जब सूची जारी होगी तो एनडीटीवी की खबर से आप इसका मिलान कर लीजिएगा। आप पाएंगे इंदापुर विधानसभा से दत्तात्रेय विठोबा भरणे का टिकट पक्का हो चुका है। यह एनडीटीवी जानकारी आपके सामने रख रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एनडीटीवी के पास है। पहले हमने आपके सामने बीजेपी के ऐसे उम्मीदवारों की सूची रखी जिनका टिकट पक्का हो चुका था। बीजेपी की सूची आई तो उन सभी नामों पर मोहर लग गई। इसके बाद हमने आपके सामने एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों के नाम रखे, और जब इनकी सूची आएगी आप पाएंगे ये नाम 100% सही है। आज हमने 15 कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची रखी, और अब एनसीपी के ऐसे उम्मीदवारों की बारी बारी से सूची हम रखने जा रहे हैं। तो दत्तात्रेय विठोबा भरणे, जिनका इंदापुर से टिकट पक्का है, अगला नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब स्क्रीन पे वो नाम है, और ये नाम है, देखिए,
आपके सामने मोहोल विधानसभा सीट से यशवंत विट्ठल माने का। यशवंत विट्ठल माने का मोहोल विधानसभा सीट से पक्का हो चुका है। मोहोल से एनसीपी के वर्तमान विधायक हैं, 2019 में जीते थे, 2024 में एनसीपी फिर से इन पर भरोसा जताने जा रही है। सोलापुर जिले के बड़े नेता हैं और एनसीपी की सूची में मोहोल का नाम पक्का हो चुका है। यशवंत विट्ठल माने मोहोल विधानसभा सीट से एनसीपी के उम्मीदवार होंगे और ये वो सब नाम हैं जिन वो पहले विधायक का चुनाव जीत चुके हैं या विधायक रह चुके हैं। पार्टी उन सभी नेताओं पर फिर से भरोसा जता रही है क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी नाम को, नए नाम को लाने से पार्टी के भीतर विवाद हो या बगावत के सुर उभरें, जिसकी वजह से पार्टी को वो नुकसान उठाना पड़े जो हरियाणा में उठाना पड़ा है। अगला नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मोहोल विधानसभा सीट के बाद। वो नाम अब आपके सामने स्क्रीन पर मावल विधानसभा सीट से सुनील शंकरराव शेलके। सुनील शंकरराव शेलके का नाम मावल के जो मौजूदा विधायक हैं, पार्टी यानी कि एनसीपी उन पर फिर से भरोसा जताने जा रही है। मावल सीट से उनको एक बार फिर से टिकट दिया जा रहा है, दूसरी बार इनको पार्टी टिकट देने जा रही है। एनसीपी के युवा चेहरे के तौर पर सुनील शेलके की पहचान है। एनसीपी के कद्दावर और युवा चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, लेकिन ज़मीन पर मजबूत पकड़ होने की वजह से पिछला चुनाव जीते और पार्टी एनसीपी की तरफ से इनको मावल सीट पर फिर से टिकट दिया जा रहा है, फिर से भरोसा जताया जा रहा है। युवा चेहरों को दाव लगाने की हर पार्टी की जो होड़ है ताकि नई लीडरशिप को सामने लाया जा सके, उसी होड़ के तहत सुनील शेलके को फिर से पार्टी एनसीपी मावल सीट से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी। अब आपके सामने एक और विधानसभा सीट और उम्मीदवार का नाम वाई सीट से, वाई विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक मकरंद लक्ष्मणराव जाधव पाटिल को पार्टी यानी कि एनसीपी टिकट देने जा रही है। मकरंद पाटिल वाई से वर्तमान विधायक हैं, 2019 में जीते थे, बहुत ज़्यादा भारी अंतर से नहीं जीते थे, लेकिन इस बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जता रही है। एनसीपी के सतारा जिले के मजबूत नेताओं में मकरंद पाटिल की गिनती होती है। वाई से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, देखिए 3 बार से विधायक हैं, चौथी बार पार्टी उन पर भरोसा जताने जा रही है। वाई विधानसभा क्षेत्र मकरंद जाधव पाटिल, इन पर फिर से मजबूत उम्मीदवार होने की वजह से, जमीनी पकड़ होने की वजह से पार्टी ने भरोसा जताया है। लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद चौथी बार एनसीपी इन्हें अपने वाई विधानसभा सीट से ही फिर से उम्मीदवार बना रही है। तो हमने आपके सामने बारी बारी से जो नाम रखे, सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों की हमने नाम आपके सामने रखे सूची जारी होने से पहले, फिर हमने शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट और कांग्रेस और एनसीपी के नाम आज हमने आपके सामने रखे हैं। जब भी इनकी सूची जारी होगी आप पाएंगे कि एनडीटीवी की खबर 100% सच है और उस पर मुहर पार्टियां खुद लगाएंगी। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटें। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शिमला की विवादित संजोली मस्जिद के अवैध हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। शिमला नगर निगम कमिश्नर ने इस मस्जिद की 5 में से 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद संजोली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने की रफ्तार पर सवाल उठाए। वहीं ये मामला हिमाचल हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने शिमला नगर निगम कमिश्नर को 8 हफ्तों के भीतर मामले पर निपटारा करने के आदेश दिए हैं। संजोली के स्थानीय नागरिकों की तरफ से याचिका दायर करके हाईकोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि वो नगर निगम कमिश्नर को 2010 से चल रहे इस मामले का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दें। इस मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वीडी शर्मा। शिमला के संजौली में जो मस्जिद विवाद चल रहा था वो एक बार थमता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी जो है 21 दिसंबर को फिर से सुनवाई है, लेकिन उससे पहले जो है जो आदेश हुए थे 5 अक्टूबर को, उस पर जो है वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने के बाद जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने निर्णय जो लिया था कि इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं संजौली मस्जिद जो है 3 मंजिला आपको दिख रही होगी। जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं इसको अवैध बताया गया है और इसको तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। आप देखिए ऊपर जो छत दिख रही है, छत से
जो है तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें चादर की छत है, शीटें लगी हुई है, उसको उखाड़ा गया है अभी, और आगे का काम भी जो है शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है बजट जो तोड़ने के लिए पैसा चाहिए, उसको लेकर भी जो है मस्जिद कमेटी ने हवाला दिया है कि उनके पास फंड नहीं है, उसके चलते जो है काम में जो है गति नहीं है अभी, और जैसे जैसे उनके पास बजट आएगा उसकी शुरुआत भी आगे फिर से शुरू किया जाएगा। और ये काम जो है हालांकि 21 दिसंबर तक समय नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में दिया गया है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकता है। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वक्फ बिल को लेकर आज बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली के बीच जमकर बहस हुई है। आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने पानी की बोतल उठाकर फेंकने की कोशिश की। कुछ सदस्यों का यह भी कहना है कि बोतल कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर फेंकने की कोशिश की गई। आज की घटना के बाद कल्याण बनर्जी को जेपीसी से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें अगली एक बैठक के लिए सस्पेंड किया गया और तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी उंगली और अंगूठे में चोट भी आई है। कल्याण बनर्जी को सस्पेंड करने के लिए वोटिंग हुई और नियम 374 के तहत उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, वो नज़र आ रहे हैं, जो कल्याण बनर्जी को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। उनके चोटिल हाथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। Because of Nothing your in the unruly committee can behavior, be said. Nothing Is it- anything happened in the JPC can be said. because of Nothing your in the unruly committee can be behavior, said. Nothing Is it- anything happened in the JPC can be said. कल्याण बनर्जी ने फिर से एक बार संविधानिक और पार्लियामेंट्री अपराध किया है। जो न्यूज समाचार में आ रही है वो ये है कि उन्होंने जेपीसी की मीटिंग के दौरान बोतल फेंकी। ये पहली बार ऐसा उन्होंने बर्ताव नहीं किया है। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मखौल उड़ाना, इससे पहले आरजीकर प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स का मखौल उड़ाना, अब इस प्रकार से हिंसा पर उतर आना एक मीटिंग के दौरान, इस पर उपयुक्त कानूनी पार्लियामेंट्री कार्रवाई तो होनी चाहिए। पर इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस क्या इस प्रकार के बर्ताव को समर्थन देती है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है? और क्या बार बार वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर जो भड़काने की राजनीति है, चाहे वो ओवैसी साहब करते हैं, चाहे वो जाकिर नायक करता है, चाहे वो एसपी कांग्रेस या टीएमसी के नेता करते हैं, अब इसको रोक लगनी चाहिए। Country in the world, which is today the fifth largest economy, which in the next 2.5 years will be the third largest economy in the world, growing at about 8.2% last year. But it's the only country which is today making about 35 kilometers of road and 12 kilometers of railway lines per day, which does about 50% of the real-time fast payments in the world, which has done 31x of solar generation in the last 7 years, which is actually, if you look at it in terms of airport construction, makes about close to 9 airports and about 3 metros a year. Nowhere else in the world is this happening. The population scale impact at low prices, what India is doing, it's truly India's, not merely India's decade, but India's century, because the demographics are very young. The rest of the world is aging, but India is getting very, very young and will keep getting young. In fact, that's my next question. In terms of India's demographic dividend, that's probably the biggest benefit that we have. The numbers we have are that 65% of our population is under 35 years of age. And that's wonderful because that means there's a real future if we are able to employ them and if we are able to skill them appropriately. So as we talk about demographic dividend, how important is it for us to talk about reskilling? That's the most important issue, Vishnu, because India can't grow only on the back of services. India needs to become a manufacturing nation. 17.5% of your GDP comes from manufacturing. You need to take it to 25%. You need to urbanize because 500 million people are going to get into the process of urbanization. In the next 5 decades, that means India's challenge is to create 2 Americas in the next 5 decades.
you need to enhance your agriculture productivity. The number of people dependent on agriculture at close to 45% is very, very high. So you need to fire on all cylinders: services, manufacturing, urbanization, agriculture, all of them. And for manufacturing and urbanization, you need to provide skills. You need to get them into completely new areas of growth: artificial intelligence, machine learning, quantum computing. And that's why India has rolled out these new missions in all these areas, including a mission for semiconductors and a mission for green hydrogen. All this is critical for India. We'll talk about these missions because they're absolutely essential to this conversation. But it just strikes me that when we speak about Atmanirbharta in India, it doesn't necessarily have to be just a stereotype or a cliche or another way of saying make in India. It's qualitatively different for a couple of reasons, and one which we don't talk about is that today in manufacturing, we can talk about the defense sector. We had Baba Kalyani here yesterday. We are making in India, but we are also making for the world. Not only are we making for the world, we are able to produce items, whether it is pharma, whether it is defense items, to the same standard at a cost-effective price and as well as anybody in the world. So Atmanirbharta isn't just about India, it's about India and the world. So when we talk about Atmanirbharta, it's about being an integral part of global value chains. You can't grow at rates of 9 to 10% per annum, year after year for 3 decades or more. That's what you need to do. So we must understand that when we're talking about becoming a Viksit Bharat, we are talking about becoming a $30 trillion economy in 2047. Growing from 4 trillion to 30 trillion means that your GDP has to grow 9 times. Mm-hmm. Your per capita income has to grow 8 times. And your manufacturing has to grow 16 times. That's the challenge. And I think for overcoming that challenge, India needs to really become a very integral part of value chains and penetrate global value chains. You know, you need to export in a very big way. And that's why this big thrust on production-linked incentive scheme, which India has done, that is, you grow big, bigger, biggest, and then, because you need 10,000 large manufacturing companies here to penetrate global markets, and you need size and scale of manufacturing to penetrate, and you need 12 states, 12 Indian states to grow at 10% plus, and that has to happen. So you need ambition and hunger in states to grow rapidly, and you need large companies to penetrate global markets. That's the challenge. Let's talk about the semiconductor mission, because one of the key focal points in that is we must have resilient supply chains. Yeah. We cannot just depend on Taiwan. We cannot just depend on Japan or ensure that China has a dominance in high-tech manufacture in certain areas. If we are to realize our potential in semiconductor manufacture in India, how will that translate into growth for the Indian economy? So, Vishnu, let me first tell you that, the global supply chains across the world are badly disrupted. They're disrupted because the United States has just imposed 100% duty on imports from China on electric vehicles. It's imposed 50% duty on batteries, on solar imports. It has imposed this because it says, and rightly so, it says that China subsidizes manufacturing, government supports it, and therefore they're doing extra production to penetrate global markets, and that is why China is controlling 70% of the EV market, it's controlling 75% of the solar market, it's controlling about 74% of the battery market, and therefore we must put an end to this oversupply in the global markets. But, US is also responsible for outsourcing all its manufacturing to China in the last 3-4 decades. And therefore, global supply chains are disrupted. And you should read a book by a guy called Chris Miller on the chips war. And what it says is, if China was to annex Taiwan tomorrow, then it'll control automobiles, it'll control batteries, it'll control defense, it'll control aerospace, because the whole world will be running on chips. And that's why, for countries to become
totally dependent on chip manufacturing from abroad is a dangerous proposition. And therefore, India must create its own ecosystem because we are a very large consumer of vehicles. We are a very large consumer of mobiles. Every Indian has a smartphone. You need chips for that. And that's why one of the most dynamic measures the government has taken is to roll out the semiconductor mission of 76,000 crores, both in terms of design, in terms of fab, in terms of fabless, and in terms of chip manufacturing. And that, to my mind, will be transformational in the days to come. When we talk about India's digital future, you can look at it in dozens of different ways. Digital commerce, ease of living, etc., etc. I want to firstly focus on 6G being a reality around the world and in India in a finite amount of time. How will the induction or the introduction of 6G technology and greater bandwidth available to all telecom manufacturers translate into a new reality for us, which will again help us economically? No, so that's critical because we were late in 2G, 3G, 4G. We just about caught up in 5G, and we should be ahead of the rest of the world in 6G. Why it's important is because India's model of digitization is very different from the rest of the world. If you look at the western part of the world, most technological innovation have been carried out by big tech. It's Google, it's Meta, it's Apple, it's Amazon. And in China, by Tencent and Alibaba. What India has done differently is that it created the digital identity layer, and on top of which you allowed private sector to compete. So Paytm competes with Amazon Pay, PhonePe competes with Google Pay. Everybody's competing in the marketplace. So we created what we call as open source, as open API, globally interoperable model. And during G20, the world said that this is the model to be followed because our data is held by individual citizens. Your data is controlled by you under the Digital Empowerment Protection Architecture, whereas in the West, all the data is controlled by Google and by Meta, and in China by Tencent and Alibaba. And therefore, the ownership of the data is with you. And that, to my mind, is going to be the future of the world. And open source will be the future of the world. Now, when 6G comes in, it'll enable you to do much more work, much rapid work on urbanization, on water supply, on improving, all this talk of AI is all about large language models right now. Every day a new large language models. But AI should impact the lives of the citizens. So you need AI for improving learning outcomes, for improving health outcomes. You need it for improving nutritional standards. That's what AI should be used to create a better society and to improve the quality of life of citizens and to improve human development. Not to create just large language models which can be in conflict tomorrow because of the ethics and because of the assumptions on which they are based. And therefore, it's very critical that we divert AI for transforming lives of citizens. Will AI take jobs? Well, AI will bring in new kinds of jobs. AI will bring in completely new scales of jobs. AI is inevitable. Machine learning is inevitable. And therefore, we need to create many more skilled people in many of these areas. You need new data scientists, you need AI engineers, you need machine learning scientists, and that is what many of our IITs are doing today. What is impressive and not really spoken about is the Indian AI story. The fact that you've got young software and other engineers working on an Indian AI model for an Indian requirement. Can you tell us about that? So you have many young startups. You have the story of Sarvam. You have the story of Perplexity. All these are young Indian AI companies which are doing transformational work. And I think much like we have created a model of digital public infrastructure, which has been transformational.